हाँ, लेकिन जो बेसिक डिस्कशन है ना वो ऑलरेडी हो चुकी है, इसमें आपके पास सारी क्लैरिटी आ चुकी है होपफुली। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ना कुछ पर्सपेक्टिव हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेनली वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। आपके सामने इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो क्लियर हो गया कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव के से क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं और क्या चीज़ें इसमें नहीं डिस्कस हुई, और वो चीज़ उसके अंदर जितनी भी लिस्ट है वो आपके सामने है, और उसका वो एक बहुत अच्छा चार्ट जो है वो उन्होंने प्रेजेंट किया। देखिए, ये जो मैं पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करूँगा, मैं सोशल पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ को क्लासिकली किस तरह सोचा जाता है, हिस्टोरिकली क्या मामला है, और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में क्या है, और ये सारी लड़ाई शुरू किस तरह हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर एक मामला ये है कि मैंने आपके सामने एक पेपर रखा हुआ है, ख्वाजा सरा एक्टिविज़म द पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर एम्बिग्विटी इन पाकिस्तान। ठीक है, ये पेपर है डॉक्टर फारिस खान ने पब्लिश किया। ये सिर्फ ये पेपर नहीं, इनके मल्टीपल इस सब्जेक्ट के ऊपर पेपर हैं। ये पेपर जो है ना, आप जब ये डिस्कशन करते हैं आप देखते हैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों है इसके अंदर। ठीक है, तो ये पेपर इस चीज़ की क्लैरिटी भी देता है, बल्कि ये पेपर दरअसल ये स्टोरी खोलता है कि इसके पीछे ये एक डायरेक्टेड कन्फ्यूजन है। आवाम के अंदर ये बाकायदगी से डायरेक्टेड लेवल पर ये कन्फ्यूजन फैलाई गई है। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग दैट फॉर एग्जांपल कि ये आउट ऑफ द ब्लू है, ये फैलाई गई है, ये बहुत कॉमन की गई है। हालांकि हमारे यहाँ जो पर्सपेक्टिव थे बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। समझ रहे हैं इस बात को। इन्होंने कहा है, इनके बाकायदा इनके अल्फाज हैं कि दिस इज़ मतलब यानी जेंडर एम्बिग्विटी इज़ अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस टू कैटेगराइजेशन सर्वेलेंस बाय सोसाइटी एंड द स्टेट। ठीक है, हमारे ऊपर ये जो जेंडर कैटेगराइजेशन की है इसके ख़िलाफ़ हम रेजिस्टेंस करना चाहते हैं। ठीक है, मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। एक जो हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, ठीक है, और दूसरी जो है ना, इनके अंदर ही दो डिविजन्स हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर दो मेजर डिविजन्स हैं। ठीक है, इनका आपस में भी इख्तलाफ है। एक जो डिवीज़न है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को लेके आती है। एक डिवीज़न किसको लेके आती है? वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को। ठीक है, और दूसरी जो है हमारी लोकल, जो कि हमारी शुरू से यहाँ पर है। ठीक है, उनकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हैं, और वो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हैं उन्होंने उसमें एक एडिशन एलिमेंट भी डाला हुआ है। ठीक है, और वो एडिशनल एलिमेंट जो डाला हुआ है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को बीच में डाला हुआ है। वहाँ से आपके पास जेंडर एक्स कार्ड आता है। जेंडर एक्स कार्ड जो है उसके पीछे क्या स्टोरी है। ठीक है, वो मामला जेंडर एम्बिग्विटी पैदा करने का। कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम अगर इस कोशिश में लगे रहे कि मिसाल के तौर पर किसी लेस्बियन को हम मतलब अपने साथ मिला लेंगे, किसी होमोसेक्सुअल को मिला लेंगे, किसी ट्रांस बंदे को अंदर मिला लेंगे, ये सारा जो मामला है ना, ये इट इज़ टू टायरिंग। इस तरह हमारा काम नहीं होगा। वेस्ट ये कर रहा है, वेस्ट क्या कर रहा है, सबको एक्सेप्ट कर रहा है कि आप लेस्बियंस को एक्सेप्ट करो, होमोसेक्सुअल को करो। पाकिस्तान में रहते हुए आप ये नहीं कर सकते। तो आपका एक और फॉर्म ऑफ सोशल रेवोल्यूशन हम ये करेंगे कि इस सारी कन्फ्यूजन को फैलाओ। अगर आप इस कन्फ्यूजन को फैलाओगे ना, तो इसके अंदर हम ऑपरेट करते हुए अपने आप को किसी भी लेवल पर हम इसके अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप समझ रहे हैं बात को। तो जेंडर एक्स जो बेसिकली बना है ना, वो इस बेसिस पे बना है कि इसके अंदर हर किस्म का जो बंदा जिस तरह मर्जी अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है वो इसके अंदर घुस जाए। ठीक है, और बाकायदा और प्लान्ड डायरेक्टिव के साथ ये चीज़ होती है। ठीक है, और इन्होंने की, इसके ऊपर 20-30 ईयर्स लगे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बेहोश बैठे रहे हैं जहाँ तक कि जब तक हमारा वो पास नहीं हुआ जाके लाओ, फिर हमें समझ आई कि क्या है, और अब हम इस मुसीबत में लगे हुए हैं कि इस कन्फ्यूजन को दूर करने में। ऐसा ही है, अब आपके सामने हम कोई 10 टर्म्स लगते हैं, आप कहते हैं भूल जाते हैं यार पहली क्या बात की थी, दूसरी क्या बात की थी। ऐसा ही हो रहा है ना। ये जो चीज़ है इसकी क्लैरिटी ही इनका सबसे बड़ा इनकी डिफीट इस बात पे कि हम इन टर्म्स की क्लैरिटी उनके सामने रखें। समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज़ है। अच्छा, मैं आपके सामने ना जो कि हमारे लोकल आप कह लें कि ट्रांसजेंडर हैं, या ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, जो लोकल ख्वाजा सरा कम्युनिटी है ना, जिनका इन ट्रांस वालों से इख्तलाफ है, उनका पर्सपेक्टिव अगर मैं आपके सामने रखूँ तो आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी इसमें। मैं आपको एक वीडियो प्ले करता हूँ थोड़ी सी, जो कि एक जूली, यहाँ पर आपको पता होगा इसका एक फेमस कुछ ख्वाजा सरा है, एक अल्मास बॉबी के नाम से है, एक जूली के नाम से। ये जो ख्वाजा सरा है ना, ये इस वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वाले ख्वाजा सरा नैरेटिव के अगेंस्ट है। ठीक है, और कल्चरली ये इस चीज़ को क्लैरिटी देते हैं, और ये खुद इस ट्रांस एक्ट के अगेंस्ट हैं। ठीक है, अगर आप इनको सुनेंगे ना, आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि इनका पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है।
आज की जो वीडियो है वो ख्वाजा सरा एक्ट जो है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसके बारे में काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस भी थी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस भी थी। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक रियलिटी बेस जो चेक है, जो रियलिटी बेस जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए। तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जो है, ये 2018 में ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए पास किया गया था, जिसमें बारहा इस चीज़ को मेंशन किया गया और बारहा ये बावर कराया गया कि ये जो एक्ट बनाया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए बनाया गया। अब जब ये एक्ट बन गया तो इसके एक्ट के अंदर जो मेन चीज़ थी जिससे हमें एतराज़ था, जिससे ख्वाजा सरा कम्युनिटी को एतराज़ था और हम लोग उसमें तरमीम चाहते थे, वो लड़का लड़का की शादी नहीं था, वो लड़की लड़की की शादी नहीं था। उस एक्ट में कोई मैरिजेस का, लेस्बियन या गे मैरिजेस का जिक्र नहीं था और ना ही हमें उस पर एतराज़ था। हमें एतराज़ था उसका तीसरा क्लॉज जो है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट का, जो कहता है कि ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वूमेन, ख्वाजा सरा और एनी अदर पर्सन। इसको ज़रा गौर से दोबारा से सुनें। ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वूमेन, ख्वाजा सरा और एनी अदर पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन differs from the social and cultural norms and expectation based on their sex they were assigned at the time of their birth। तीसरा क्लॉज एतराज़ इसलिए था कि जब ये महज ख्वाजा सरा का बिल है तो इसमें ट्रांसजेंडर मैन कौन है, ट्रांसजेंडर वुमेन कौन है और एनी अदर पर्सन कौन है, जिसका आपने जिक्र किया है, वो एनी अदर पर्सनस का बताया जाए। और जहाँ पे ये बताया गया कि आप पैदाइश के वक्त पे जो भी थे, आपका पैदाइश के वक्त पे जो भी सेक्स था, अगर आप माशरती रवैयों और तकाज़ों पे वो पूरा नहीं उतरते तो आप उसको बदल सकते हैं और बदल के अपना कोई और सिन्फ रख सकते हैं और सबको ज़रूरी है कि वो सिन्फ को माने। अब ये चीज़ है गैर इस्लामी, क्योंकि अगर आप जो है यूएन की जो है वो गाइडलाइंस देखें या उनकी रिसर्च पढ़ें तो उसमें 59 जेंडर आइडेंटिटीज़ वो बताते हैं। अब 59 जेंडर आइडेंटिटीज़ इस थर्ड क्लॉज के अंदर कवर हो रही हैं। 59 जेंडर आइडेंटिटीज़ को इस थर्ड क्लॉज में राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमन, ख्वाजा सरा और जो एनी अदर पर्सन है ना, एनी अदर पर्सन, वो एनी अदर पर्सन 59 जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं। तो जब आप 59 जेंडर आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये महज ख्वाजा सरा का बिल है? सिर्फ बहस हमारी इस चीज़ पे है कि ये झूठ है कि ये सिर्फ ख्वाजा सरा का बिल है। अगर ये सिर्फ ख्वाजा सरा का बिल है तो इसमें से बाकी जो पर्सन हैं उनको निकाल दिया जाए, ठीक है, और उसको निकालने के बाद इसको अमेंड कर दिया जाए और हमारा जो सोशल और कल्चरल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अंदर ख्वाजा सरा कल्चर मौजूद है। हमारे यहाँ किसी का खुसरा बनना और खुसरा बन के बधाइयाँ टोली जाना वो माशरती रवैयों के ख़िलाफ़ तो है ही नहीं। या तो हो कि माशरा इसको मानता ना हो। हमारे सोशल और कल्चरल नॉर्म्स में ये चीज़ जब शामिल है तो फिर इस चीज़ को आप बहस ही नहीं बना सकते। तो थर्ड क्लॉज पे हमें एतराज़ था, थर्ड क्लॉज ही हम अमेंड करवाना चाहते थे, लेकिन कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट 2 या 3 जो हैं वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये थर्ड क्लॉज अमेंड ना किया जाए, इसको एज इट इज़ रखा जाए, इसके अंदर ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वूमेन, ख्वाजा सरा और एनी अदर पर्सनस की डेफिनेशन को काटा ना जाए। तो क्यों ना काटा जाए? और अगर नहीं काटा जाता और लगता है कि ये इस्लाम के मुताबिक है तो 3 ऑथेंटिकेटेड मुफ्तियान इस्लाम इसके ऊपर फतवा दें कि भाई ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है और उसको माना है। पहला एतराज़ हमें था ये। दूसरा एतराज़ हमें ये था कि जब आप ख्वाजा सरा को नादरा में शनाख्ती कार्ड आपने देने का ऐलान किया तो उसके अंदर जेंडर एक्स क्यों लिखा है? इस तरह तो जेंडर क्वेयर जो है वो भी एक जेंडर आइडेंटिटी है और तीसरे क्लॉज के मुताबिक उसको भी पूरा हक है। एनी अदर पर्सन में वो कह के भी एनी अदर पर्सन हूँ, मैं कल्चरल और सोशल एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स पूरा नहीं उतरा, जो मेरा पैदाशी सेक्स था तो मुझे एक्स दिया जाए। तो एक्स कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जेंडर क्वेयर है, ये जेंडर ये जो ए सेक्शुअल है, ये ट्रांसजेंडर वूमेन है, ये ट्रांसजेंडर मैन है, ये ख्वाजा सरा है? एक एक्स लेटर 59 जेंडर आइडेंटिटीज़ को देने का क्या मतलब है? तो इसलिए आपने कहीं तो फिर डिफ्रेंशिएट तो ना किया कि भी ख्वाजा सरा कौन है। तो जो ख्वाजा सरा है उसकी डेफिनेशन को वाज़ह करना था और उनको शनाख्ती कार्ड देने थे। अब सबसे बड़ी जो बात है वो यहाँ पे एतराज़ ये है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी बजाते खुद कह रही है कि भाई एक्स जेंडर हमें नहीं चाहिए, हमें क्या पता एक्स कौन। बिलफर्ज मैं अपना एक्स कार्ड बनवाती हूँ, मैं बाहर रास्ते में कहीं मर जाती हूँ और मेरी जेब से एक्स शनाख्ती कार्ड निकलता है, तो मेरा जनाजा कैसे पढ़ाया जाएगा? लोग मेरा जनाजा कैसे पढ़ाएंगे? मैं दायरा इस्लाम में रहती भी हूँ कि नहीं एक्स बनवा के, क्योंकि एक्स का तसव्वुर तो इस्लाम में मुझे कहीं नज़र नहीं आता। तो वो जो एक्स का तसव्वुर है उसको बदलना है, एक्स लेटर को बदल के उसके अंदर आपने जो हमारा जेंडर था, जेंडर आइडेंटिटी, अगर आप सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी भी दे रहे हैं तो एक्स तो मेरी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे जो है ये पॉलिटिक्स चल रहे हैं।
कि भी एक तरफ आप एक क्लॉज सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी का बना देते हैं और एक तरफ आप सबको कहते हैं कि भी एक्स ज़बरदस्ती एक्स बनवाओ, तो फिर आप सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को तो ना कि आप कहें कि वो सारे लोग जिनके पैदाइश के वक्त सेक्स से उनकी जो है वो जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर जो है वो उनका आइडेंटिटी जो है वो मुख्तलिफ है, तो उनको जो है वो अलहदा से जो है वो कुछ चीज़ दे दी जाए। तो इसलिए ये दो चीज़ें थी जिन पे हमें एतराज़ था, ये दो चीज़ें थी जिनको हम अमेंड करवाना चाहते थे और ये दो ही चीज़ें थी जिनका हम इस्लाम में फतवा लेना चाहते थे। कुछ लोग इसको बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं, डी ट्रैक कर रहे हैं, बात को कहीं और लेके जा रहे हैं, किसी पे ज़ाती अटैक करने का मतलब। अच्छा, यहाँ तक आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर डिवीज़न है, क्लियर होगी ना इस बात की। और इसमें ये डिवीज़न है, ऑल्दो ये पूरी इस्लामिक पोजीशन नहीं है जो ये ले रहे हैं फिर भी, क्योंकि इनके अंदर भी सब डिवीज़न भी है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये जो एक्ट है ना, इसके बारे में आप क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ कुछ लोग हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी में भी जो कि इस्लाम का कंसिडर करते हैं, इस्लाम को के मामलात को कंसिडर करते हुए ये डिवीज़न जो है इसको बरकरार रखना चाहते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, तो ये जो वेस्टर्न वाले हैं ये कहाँ से आए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इंटरवेंशन इनकी हुई किस तरह और कब हुई है, ठीक है। हुआ ये कि ये 2000 अर्ली बल्कि 2001-2 बल्कि 1998 से ये हिस्ट्री शुरू इस तरह हुई है कि HIV इंटरवेंशन प्रोग्राम्स शुरू हुए थे कि जब यहाँ पर एड्स फैलता है और एड्स की जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में दरअसल फैलना शुरू हुआ था 70s 80s में, वहाँ इनकी होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ और एक्ट्स की वजह से, ठीक है। अब सेक्सुअल रेवोल्यूशन के बाद अब हुआ ये कि ये चीज़ें जो है उन्होंने देखा कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर ये सेक्सुअल डीजेनरेसी होती है, बेहयाई होती है, प्रोस्टिट्यूशन होती है, यहाँ पर ये चीज़ फैलती है, ठीक है। और इस वजह से इन्होंने एक इंटरनेशनल HIV इंटरवेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत जो है ना यहाँ पर इस पाकिस्तान के खिते के अंदर भी इन्होंने यहाँ पर इंटरवेंशन शुरू की, ठीक है, कि यहाँ पर एटलीस्ट हम हेल्थ वाला मामला है वो हम करें। तो HIV इंटरवेंशन प्रोग्राम के अंदर ये हुआ कि पहले तो इनको फंडिंग इस बेसिस पे आ रही थी कि फॉर एग्जांपल इनकी हेल्थ के मामले में काम हो रहा है, ये वगैरह हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये हुआ कि फॉरेन डोनर एजेंसीज अलॉन्गसाइड HIV पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन आल्सो वर्क टू एम्पावर ख्वाजा सरा ग्रुप। इन्होंने कहा कि हम ये माइनॉरिटीज़ हैं, ऐसा करते हैं इनकी एम्पावरिंग का काम भी करते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो उसकी एम्पावरिंग के काम के लिए उन्होंने कहा कि उनमें फर्दर उस फंडिंग के साथ HIV फंडिंग के साथ फिर इनकी जो एजुकेशनल सिस्टम है उनकी भी फंडिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो आप कह लें कि जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसजेंडरिज्म है वो यहाँ पर फिर इंटरवेंशन हुआ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर, जिनके यहाँ HIV और इस तरह की चीज़ें जो इंटरवेंशन जिन्होंने ये वाले प्रोग्राम ऑप्ट करने शुरू किए। बात की क्लैरिटी हुई। अच्छा, ये फिर अर्ली 2000 से फिर 2009 तक ये जो सारी प्रोसेस है इसके अंदर फिर ये दो ग्रुप्स है, क्योंकि ज़्यादा जो एलीट ग्रुप्स हैं वो हैं जो आपको फॉरेन फंडिंग दे देते हैं, ठीक है। जारी बात है, जो बंदा ज़्यादा पैसे वाला है, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाला है, वो जो है वो ज़्यादा जल्दी लॉ के करीब पहुंच जाएगा, लॉ में इंटरवेंशन कराने के लिए पहुंच जाएगा, और जो गरीब और दूसरी कम्युनिटी है उसको ज़्यादा मुश्किल होगी। आप समझ रहे हैं ना। तो इस डिवीज़न की वजह से यहाँ पर ये इंटरवेंशन शुरू हुई। अब मैं ना दरअसल आपके सामने अगर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ रखना चाह रहा था, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की आपके स्क्रीन पे आ गई होंगी, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। तो इनकी क्लैरिटी ले लेते हैं। देखें, जहाँ पर ये हमारे एम्बिग्विटी करना चाहते हैं उतनी हम इनको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। अब आप अपने सोचें कि वेस्ट के अंदर ये क्या सीन हो रहा है, ठीक है। याद रखें, वेस्ट के अंदर ना ये ख्वाजा सरा वाला कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं था, ठीक है। उनके यहाँ अपनी रेवोल्यूशन हुई, अपनी सेक्सुअल रेवोल्यूशन हुई, जिसके अंदर उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी को और सेक्सुअल आइडेंटिटी को चेंज करना शुरू किया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना इनके यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। क्वेयर इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बाद में आई है, ठीक है। तो इसमें पहला टर्म है ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर वही है कि जो बंदा को बर्थ पे यानी पैदाइशी तौर पर डॉक्टर ने जो असाइन कर दिया, वो बंदा खुद बड़ा होकर उसे एहसास हुआ कि यार मुझे ये नहीं पसंद, मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, ये बंदा ट्रांसजेंडर है, चाहे वो ट्रांसजेंडर वुमन हो, ट्रांसजेंडर मैन हो। आगे है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स जो है वो प्योरली बायोलॉजिकल कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर या तो आपकी फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ अभी आ जाती हैं और आपकी मेडिकल लेवल पर भी आ जाती हैं, दोनों मामलात के अंदर इसको इंटरमिक्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए, मॉडर्न पर्सपेक्टिव में साइंस भी बीच में आती है इन टर्म्स के अंदर, लेकिन जो क्लासिकल पर्सपेक्टिव है, जो कि मुगीरा भाई ने एक्सप्लेन किया कि उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिकल वाली कैटेगरीज हों, क्योंकि क्लासिकली उस तरह मेडिकल कैटेगरीज नहीं सोची जाती थी।
तो इंटरसेक्स के अंदर अमूमन हम मेडिकल कैटेगरीज़ को भी डाल देते हैं, लेकिन इंटरसेक्स अमूमन जो क्लासिकली है ना वो है जिनके फिज़िकल अज़ा जो हैं या तो दोनों मौजूद हैं या एक मौजूद ज़्यादा है एक कम है, या फिर उनका जो मतलब उनके अंदर एक प्रॉब्लमेटिक है नेचुरल तरीके से, ठीक है। वैसे इंटरसेक्स में जो वो इश्यूज में आता है वो इंटरसेक्स हो जाता है। हाँ, इश्यूज नहीं होते वो कई ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता इंटरसेक्स है, अनलेस कि उनकी ये नहीं ये हो। मेडिकली उनका कईयों का जब तक कैरियोटाइप ना हो ना वो नहीं पता लगता कि ये एक्चुअली में वो है। अच्छा, इंटरसेक्स जो है उसके बाद आता है यूनख। यूनख जो है ना वो मर्द है इज़ दैट मेल पर्सन जो अपना अज़ा वगैरह कटवा देता है, ठीक है, जो कटवा देता है और वो बंदा यानी उसको, और हमारी जो क्लासिकल टर्म है उसे हिजड़ा बोलते हैं, ठीक है। खुसरे और हिजड़ा में फ़र्क ये है, ठीक है ना। हिजड़ा जो है बेसिकली वो अपने आप को खस्सी कर लेता है, ठीक है। क्लासिकली भी, इस्लामिकली और उसमें भी हमारी हिस्ट्री में भी दो किस्म के यूनख्स होते हैं। एक वो यूनख होता है कि जो अपने सिर्फ आप कह लें कि टेस्टीज़ या उसको कटवाता है, ठीक है, और अपना जो बाकी चीज़ है उसको बरकरार रखता है। इन बंदों के अंदर डिज़ायर भी होती है, ठीक है। ये बंदे जो हैं इनके ये जो बंदे हैं इस ये वाला भी एक यूनख होता है, ठीक है। दूसरा यूनख होता है जो पूरे के पूरे अज़ा को कटवा देता है, जो कुछ भी करने के काबिल नहीं होता, ठीक है ना। और ये जो है ये ज़्यादा पॉपुलर है। पुराने ज़माने में दूसरे वाले भी पॉपुलर होते थे, क्योंकि वो जो बंदे हैं वो बाकायदा अपनी स्ट्रॉन्ग और फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ इवन मिलिट्री में रिक्रूट होते थे, वो इस तरह के काम के लिए यूज़ होते थे। जो पूरे का पूरा अपना कटवा लेता था ना यूनख, जो फुल यूनख होता था, वो इसलिए यूज़ होता था कि फॉर एग्जांपल वो गार्ड एज अ प्रोटेक्शन ऑफ हरीम्स के लिए, यानी जहाँ पर औरतें हैं उनके लिए उनके अंदर बाहर जाना और उनकी प्रोटेक्शन के लिए, फ़िज़िकल प्रोटेक्शन के लिए ये बंदा जो है वो मुतय्यन होता था। मुग़ल्स ने मुतय्यन किया, इवन जो अब्बासी दौर के अंदर जो हमारी हुई थी उसके अंदर भी ये था। अब बाकायदा मुस्लिम मिलिट्री जनरल्स थे जो कि यूनख्स थे, ठीक है, कुछ पार्शियल यूनख थे, कुछ फुल यूनख थे, ठीक है। अच्छा, पार्शियल यूनख है उसकी इजाज़त नहीं होती थी, वो उसके लिए यूज़ नहीं होता था। एक और चीज़, जो मुखन्नस होते हैं ना, मतलब यानी जो कि ट्रांस या फेमिनिन होते हैं, उनको औरतों वाले सेक्शन में नहीं आने दिया जाता था। अगर सिर्फ उस बंदे को आने दिया जाता था जो कि बिल्कुल ही इनकेपेबल और इनकेपेसिटेटेड है। अच्छा, आगे आता है ट्रांससेक्शुअल। ट्रांससेक्शुअल दरअसल पुराना लफ्ज़ है ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है, मामला मुराद उसकी वही है, ठीक है। आगे आता है ट्रांसवेस्टाइट। ट्रांसवेस्टाइट जो हैं वो बंदे हैं जो कि क्रॉस ड्रेसर हैं, जो ड्रैग्स हैं, यानी जिसको मीरा भाई ने आपको क्लियर किया था, जो इनके बारे में बिल्कुल बाकायदगी से कहा है कि वो मलऊन है, ठीक है। चाहे वो अपने अंदर जनाना फीलिंग रखते हैं नहीं रखते, वो जो बंदे हैं जो कि हाँ वो जो ट्रांसफर अपने बस ड्रेस चेंज करेंगे, ये वो उनकी बात हो रही है, जो ड्रेस चेंज करेंगे किसी भी वजह से, दे आर मलून, ठीक है ना, और वो ट्रांसवेस्टाइट होता है। अमूमन वो अपने आप को फेमिनिन भी करते हैं। हर्मैफ्रोडाइट जो है ना, उसमें मसला क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हर्मैफ्रोडाइट जो है बेसिकली इंटरसेक्स की सब कैटेगरी है, ठीक है, वो जिसके अंदर दोनों ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हर्मैफ्रोडिज्म जो है वो एक्चुअली में बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वो हर उन जानदार में पाया जाता है जिनके अंदर दोनों या तो ऑर्गन्स मौजूद हों या उनका कुछ ना कुछ वो कर सकते हो, वो इस वजह से हर्मैफ्रोडाइट कहलाते हैं। समटाइम्स उनके अंदर ये होता है कि वो फीमेल एक पीरियड गुजारते हैं और फिर बाद में मेल अपना वो चेंज भी कर लेते हैं। ये चीज़ें बाकी एनिमल्स में पाई जाती हैं। इंसानों के अंदर प्योर हर्मैफ्रोडाइज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ रहे हैं बात को। इस वजह से उन्होंने ये टर्म भी जो है ना वो यूज़ करना छोड़ दी, इवन वेस्ट में और अभी भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है उन्हें, क्योंकि हर्मैफ्रोडिज्म एक्चुअली एनिमल किंगडम का बिहेवियर है, वो ह्यूमन का बिहेवियर नहीं है, ठीक है। उस ह्यूमन के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, जिस तरह कि मुगीरा भाई ने एक्सप्लेन किया कि या तो एक आज़ाद ज़्यादा फंक्शनिंग होता है दूसरे से, या फिर एक मतलब यानी दूसरा फंक्शन होता है, या दोनों फंक्शनिंग नहीं होते, ठीक है। प्योर हर्मैफ्रोडिज्म नहीं एग्जिस्ट करता ह्यूमन बींग्स के अंदर। क्लियर होगी बात। अच्छा, आगे आता है नॉन बाइनरी। नॉन बाइनरी वो लोग हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ना मैं इस मर्द हूँ ना मैं औरत हूँ, मैं किसी जेंडर का हिस्सा नहीं हूँ, और वो बाइनरीज़म को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एक सेक्सुअल वो बंदा होता है नामर्द जो कि जिसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर ही नहीं पैदा होता है, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो टर्म्स मैंने आपके सामने रखी हैं ना, इसके लिए उर्दू में टर्म नामर्द, हाँ, ये जो टर्म सारी रखी है ना ये वेस्टर्न टर्म है। इसमें कुछ ऐसी टर्म हैं जो हमारी क्लासिकल टर्म से कंफ्लेट भी करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कन्फ्यूजन ही पैदा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका वो बिल्कुल भी मतलब नहीं है जो कि इनका मतलब है। क्लियर होगी। हमने जो पहले जो मुगीरा भाई ने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो वाली टर्म्स हैं जो कि उसमें
हाँ जी। अच्छा, ये जो है ये ह्यूमन कैरियोटाइप होता है। आपको किस किस को पता है कि इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? 46, ठीक है। ये हमारे क्रोमोसोम्स का इमेज है, ठीक है। ये मेडिकल पर्सपेक्टिव में आपको समझा रहा हूँ। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, और वो 23 पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। 23 पेयर, 23 का डबल 46 होता है। आपके सामने ये 23 पेयर्स रखे हैं, ठीक है ना। इसमें जो लास्ट पेयर है ना 22 के बाद XX और XY जहाँ लिखा हुआ है वो होता है 23rd पेयर, ठीक है। 23rd पेयर जो होता है, अगर वो XX होगा तो वो फीमेल होती है, और अगर XY होगा तो वो मेल होता है, ठीक है। ये हमारा कैरियोटाइप। अगर आपके सामने कोई मेडिकल पर्सपेक्टिव आता है ना, इंटरसेक्स का केस आता है, आप उसका फ़ौरन कहें कि आप अपना कैरियोटाइप एनालिसिस हमें प्रेजेंट करें, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट जो होती है ना, उसके अंदर सबसे रोबस्ट और सही तरीका पता करने का कि अगला बंदा इंटरसेक्स है, मेल है या फीमेल है, या इसका हम क्या काम करेंगे, क्या इसका डिटरमिन करेंगे। आजकल के मेडिकल पर्सपेक्टिव में आप सिर्फ उसका कैरियोटाइप एनालिसिस करवाएं, ठीक है। उसकी ये स्क्रीन पे आ जाएगी सारे क्रोमोसोम्स और हमें पता लगेगा वो क्या चीज़ है। क्लियर होगी बात? उन्होंने कहा कि हमें आपका कैरियोटाइप एनालिसिस है, ये आप रिपोर्ट पब्लिश करें, हम आपका कार्ड इसके मुताबिक करेंगे। आप समझ रहे हैं बात को? ये चीज़ वो जो कहते हैं कि जी हमारी सलवार, हाँ, वो कहते हैं आप हमारी शलवार में क्यों झांक रहे हैं? आप मेरी शलवार में नहीं झांक रहे, आप बस अपना ब्लड सैंपल, ठीक है ना। ये ना ये किया जाता है इस्तिलाह के एक किस्म का मजाक उड़ाने के लिए कि जी आप हमारे, यानी आप चाहते हैं कि आप हमें नंगा करना चाहते हैं, आप बेहयाई की तरफ, यानी वो बेहयाई का कार्ड यूज़ करते हैं। तो उनसे कहें मेडिकल टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको यानी कपड़े उतरवा के आपको हमने एग्जामिन करना है जिस तरह मर्दों और औरतों को एग्जामिन किया जाता है। इसमें आप सिर्फ ये है कि आप अपना ब्लड सैंपल दें, दैट्स इट, ऑल यू नीड टू डू इज दैट, वो दे दें, उससे पता चल जाएगा कि आप क्या हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है आगे फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ ना, कैरियोटाइप के 6 जेंडर्स होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, क्या क्या मसले आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा 6 कॉमन टाइप ऑफ कैरियोटाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है जिसका सिंगल X, ठीक है, रफली 1 in 2001, इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। आपका एक क्रोमोसोम कम होता है, ठीक है, उससे बंदे की हालत जो है ना वो फिज़िकल फीचर भी चेंज हो जाते हैं, ये बीमारी होती है, ठीक है। एक होता है इसके बाद XX तो फीमेल हो गया, फिर होता है XXY, ठीक है। इसमें आपके पास एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। फिर आपको ये डाउन सिंड्रोम हो जाती है, यस, डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये भी बीमारी है, ठीक है। दूसरा जो आगे एक और कंडीशन वो XY, वो तो आपको पता है मेल है। उसके बाद एक होती है XYY, ठीक है, रफली 1 out of 1000 पीपल, और XXY रफली 1 out of 18,000 टू या 1 out of 50,000, ठीक है। ये इनकी आगे रेशोज़ भी लिखी हुई हैं। ये डिफरेंट किस्म के प्योरली क्रोमोसोम बेसिस पे जो है ना वो 6 टाइप ऑफ एब्रीविएशन होती हैं, बाकी बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती हैं, ठीक है। और ये एबनॉर्मेलिटीज़ ही कंसिडर होती हैं। देखें, आप डाउन सिंड्रोम से और बाकी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये एक एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ इसको ना आप एक पूरा सिस्टमेटिक लेवल पर, इसको एक आइडेंटिफिकेशन लेवल पर, उस लेवल पर लेके आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना बात को? एनी हाउ, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता था मेडिकल पर्सपेक्टिव से। अच्छा ख्वाजा सिरा क्या है क्लासिकली, जो कि हमारा कल्चरल पर्सपेक्टिव, जो कि आपने जूली का भी सुना, वो क्या है। अब आप डेफिनेशन ज़रा गौर करें, डेफिनेशन शुरू ही कहाँ से होती है? वो मर्द, ठीक है ना, वो हम पहले ही कंसिडर करते, उन्हें भी पता है कि यार हम मर्द ही यहाँ जाके सारे, ठीक है ना। और एक क्लासिकल डिक्शनरी जो है उर्दू की, उसके अंदर ये डेफिनेशन है, जो कि मुग़ल एरा वाली, और उसमें आगे लिखा हुआ है ख़ुसूसन ग़ुलाम, ठीक है, जो कसी कर दिया गया हो और ज़नाने मकान में आमदो रफ्त और खिदमत में मामूर हो। शाही ज़माने में बाज़ ग़ुलामों और नौकरों को खसी कर दिया जाता था, जो शाही बेगमात के महल्ले या बेरोक टोक आते जाते थे और काम काज करते थे, ठीक है। ये जनरली ख्वाजा सरा की क्लासिकल डेफिनेशन है। उसमें भी जनाना नहीं थे इतने, जनाना को उस वक्त भी इतना कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन वो भी मौजूद हैं, वो भी आ जाते हैं बीच में। आगे नामर्ज है, हिजड़ा है और मुखन्नस है, ठीक है, वो आपने देख लिए थे क्या टर्म्स हैं इसमें। इसके अंदर फर्दर हिजड़ा वो होता है जिसको जो खसी कर दिया हो, वो वाला, उसको हिजड़ा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा नामर्द वो आपको देख लिया। फिर जनाना आते हैं, ठीक है।
जनाना जो है ना वो आप कह लें कि ये इनका ताल्लुक़ थोड़ा बहुत उनसे मिलता है ट्रांस से, समझ रहे हैं। ये हमारे लोकल हैं जिनका आप कह लें कि इनका ये अपना रवैया चेंज करते हैं। इसमें दो किस्म की सब टाइप्स हैं, ठीक है। जनाना वो जो कि इनके जनाना का मतलब क्या है और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में फ़र्क है। जनाना कहते हैं यहाँ पर कि हम हैं तो मर्द, लेकिन हमारी रूह जो है वो औरत की रूह है, ठीक है। ये जनाना कहलाता है, ठीक है। और वहाँ पर चूँकि वेस्ट में सोल का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कहते हैं कि मेरा जो दिमागी तौर पर मैं औरत हूँ। फ़र्क समझ आया आपको ट्रांस में और जनाना में, ठीक है। यहाँ पर वो रूह का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। इनके अंदर भी दो सब टाइप्स हैं। निर्बानी वो होता है जो कैस्ट्रेट कर लेता है, ठीक है। इसको बहुत रिप्यूट दी जाती है ख्वाजा सारा कम्युनिटी में कि इसने अपना नफ्स की एक किस्म की वो करके और इसको बहुत बड़ा स्टेटस दिया जाता है इस जनाना को। और दूसरा है जनाना होठ की, ठीक है, नॉन कैस्ट्रेटेड। और ये जो जनाना होठ की है ना, इनसे मेनली ये पाला ज़्यादा है हमारा, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ये मलून है, ये वाली हरकतें एफेमिनेट हरकतें ना करें, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर दूसरी वो कैटेगरी भी है जो मुगीरा भाई ने एक्सप्लेन की कि जिनकी कोई चॉइस नहीं है, समझ रहे हैं ना, जो कि आप कह लें कि वो इस तरह की एक्सेसिव किस्म की उनके अंदर आप कह लें कि उनका साइकोलॉजिकल स्टेट जो है वो बचपन की वजह से, कुछ ट्रॉमा की वजह से, किसी न किसी वजह से उनका वो एक फेमिनिन टच जो है ना उनके अंदर वो फिक्सेटेड हो गया, समझ रहे हैं बात। वो बात होता है कि वो लोग भी अगर उसको आइडेंटिफाई करना शुरू हो गए कि भाई मैं तो हूँ ही हाँ, ऐसा, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपके एक और चीज़ इस पर की प्रॉब्लम क्या है, की प्रॉब्लम ये है कि आप अपने एहसासात की बेसिस पे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करें, उसी की बेसिस पे काम। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं फ़लानी चीज़ हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे साथ बचपन में कुछ हो गया, किसी जानवर ने मुझे चपेड़ें लगा दी हैं और मैं गुस्से में आके, ठीक है ना, कहता हूँ कि मैं जी कुत्ता बनना चाहता हूँ आप, ठीक है ना। मतलब यानी आप समझ रहे हैं बात को, ये एहसासात होते हैं, इनको हम लीगल टर्म नहीं दे सकते। बाकायदा वेस्ट में ये डिबेट है क्योंकि लिमिट नहीं है ना कि आप क्या फील कर रहे हैं। अब ये डिबेट है कि क्या आइडेंटिटीज को लिमिट भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि ये आउट ऑफ लिमिट जा रही है यानी कानून बना दिया सिर्फ फीलिंग की बुनियाद पर, ठीक है ना, आई फील लाइक दैट। मेडिकल हैं, उधर भी मेडिकल बोर्ड बैठते हैं अगर मैं ऐसा करूँ ज़्यादातर देखो। तो ये नहीं देखें वहाँ पर आप देखें अजीब अभी तो हम खोल नहीं रहे, ठीक है ना। अभी एक और चीज़ पब्लिश हुई थी, वो कह रहे थे कि पीडोफाइल राइट्स, ठीक है ना, हमारी भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। और उसको पहले उन्होंने वहाँ से फीलिया से हटा के सेक्सुअलिटी में पहले ट्रांसफ़र किया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बना दिया। उन्होंने कहा कि ये आपकी पीडो सेक्सुअलिटी है, इसे कहें, इसको ओरिएंटेशन ना कहें, ठीक है। पता है कि ये LGBT में टी जो है दैट्स द ओनली थिंग दैट एक्चुअली डील्स विद द आइडेंटिटी, जबकि LGB ये सारी जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन की तरफ ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पीडोफाइल को भी बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता ये लेके आएंगे पहले उसके अंदर एज अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन और उसके बाद इसको आइडेंटिटी बनाते हैं। तो ये पूरी इस तरह की गेम है, अल्लाह माफ़ करे। तो जब वो हो चुके हैं तो ये भी हो सकता है। अच्छा, जूफिलिया के ऊपर ऑलरेडी चीज़ें आप देखें, जूफिलिया के ऊपर ऑलरेडी ये हो चुकी हैं कई जगहों पे। जर्मनी में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जीटा, ठीक है ना। इट फाइट्स फॉर राइट्स फॉर ऑफ जूफाइल्स, द पर्सन हु वांट टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद एनिमल्स, ठीक है। वो बाकायदा इस चीज़ की डिफेंस देते हैं कि हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं कि बल्कि उनका एक पेपर पब्लिश है जो कि लॉजिकल उनके ग्राउंड्स पे ये साबित करता है कि जानवरों के साथ कंसेंट हो सकती है, कंसेंचुअल एक फिजिकल रिलेशन हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे। का कॉस्ट भी मंकी पॉक्स में एक केस था जिसके अंदर 2 कपल थे और उनका कुत्ता था, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि वहाँ से उन्होंने साबित किया कि एनिमल में भी ट्रांसफ़र हो जाता है मंकी पॉक्स। वो HIV भी मंकी से मंकी नहीं था, वो क्या था, उनका डॉग था, सॉरी, उनका कुत्ता था, डॉग के अंदर ट्रांसफ़र। उन्होंने कहा कि एनिमल्स में से ट्रांसफ़र। देखें इनका गंद खोले ना तो बहुत घटिया है, ठीक है। इन घटिया चीज़ों को आप लीगल राइट्स देना चाहते हैं? नहीं। आप एक चीज़ देखें, सुने, देखें इनका जो मतलब यानी आप एक इमेजिन करें कि आपकी एक कम्युनिटी है, सब कम्युनिटी है, जिसके अंदर आपके जो प्रोफेशन है ना वो 5 किस्म के प्रोफेशन हैं। या आप गाने से पैसा कमाते हैं, या डांसिंग से पैसा कमाते हैं, या बेगिंग से, या फिर सेक्स वर्क से, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन से। अब आप चाहते हैं कि इन गुनाहों को हम एक लीगल स्टेटस दें। ब्लेसिंग से भी है। हाँ, एक ब्लेसिंग से, सिंगिंग एंड डांसिंग एक है, उसके बाद ब्लेसिंग है, फिर उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन है अंदर। हाँ जी,
ठीक है। अब देखें ये इनका प्रोफेशन है, इनको कहा जाता है कि भाई आप जो है बाकी वर्कर्स की तरह वर्क करें, लीगल फ्रेमवर्क में वर्क करें, आप कर सकते हैं, ये है सारा कुछ आपका, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हैं दे लिटरली बैक टू डिफर, ठीक है। अब इस एलिमेंट्स को हम क्या लीगल राइट दें, क्या करें, आप समझ नहीं है ना। तो यहाँ पर एक ये सोचने वाली बात है कि इनको किस तरह की एक्सेप्टेंस हो, किस चीज़ की। हम चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। हमारा नैरेटिव ये है, या तो आप मेल कैटेगरी में हैं, फीमेल कैटेगरी में हैं, सारे आप इनहेरिटेंस लॉज वो वाले मेल के पकड़ें, फीमेल के पकड़ें, सही तरह कम्युनिटी में आके हम सब की तरह काम करें, ठीक है। ये एक इसमें पर्सपेक्टिव है। जी, हिजड़ा के बारे में जो मैं सुन रहा था, तो उसके अंदर वो हिजड़ा को डिफाइन कर रहा था, वो कहता है कि हिजड़ा जो है ये हिजरत से निकलता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही ये असल में ये जो टर्म्स है ना, इसके पीछे वो बताते हैं कि ये एक्चुअली हमने यहाँ से लिए, लेकिन हाउ आर दे डिफाइन करंटली। हिजड़ा कहते हैं इसको, ये बेसिकली हम उस तरह डिफाइन करें। इसकी ओरिजिन कैसी है? मिसाल ख्वाजा सरा जो है, ख्वाजा कहते थे, ख्वाजा किसी बड़े बंदे को, बुजुर्ग बंदे को कहा जाता है। सरा जो सराय होते हैं, आप पता है ना, सरा वहाँ से निकला है, तो ख्वाजा सरा एक सराय का ख्वाजा, जिम्मेदार, बड़ा। तो ये एक टर्म्स की ओरिजिन वो है। तो एग्जैक्टली यही बड़ी बात है कि इनके पीछे है इस तरह की टर्म्स, लेकिन ये रिस्पेक्टेबल टर्म्स दी गई हैं। लेकिन करंटली इससे मुराद क्या है, ये इतनी कंफ्यूजिंग है कि आप इवन इनसे पूछेंगे ना, ये भी ऐसी डेफिनेशन करेंगे कि आपको खुद समझना पड़ेगा, अच्छा मैं किस बॉक्स में इसको डालूं। ये इतनी टर्म्स हैं, एम्बिगुअस हैं, इतनी एम्बिगुअस जान के रखी गई हैं, ताकि जितनी एम्बिगुइटी होती है ना, उतना ज़्यादा आपके पास क्या होता है, आपके पास अथॉरिटी का इख्तियार होता है। मैं मिसाल के तौर पर, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, जैसे कमरे के अंदर है, घर के अंदर है, कोई देखने वाला नहीं है, आपकी अपनी ह्यूमन के लिबर्टी कितनी ज़्यादा होती, जो मर्जी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे आप दरवाजे के बाहर जाते हैं, एक बंदा खड़ा हो जाता है आपके सामने, आप कुछ ना कुछ एक्शन से अपने आप को मजबूरन रोकते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो ये एग्जैक्टली वही है कि जितनी एम्बिगुइटी है, जितनी छुपा हुआ चीज़ें मामलात हैं, उतनी आपके पास ऑटोनॉमी ज़्यादा है। द मोर हिडन यू आर, द मोर सीक्रेटिव यू आर, तो उतनी द मोर ऑटोनॉमी यू हैव। ये मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द पेपर, ठीक है ना। आप इसको ज़रा पढ़ें, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें खुली हैं कि वो फिर बताते हैं कि बाकायदा फेमिनिज्म इसमें उसका क्या ताल्लुक है, ठीक है। क्योंकि वो भी एक फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन है जो कि पेट्रियार्की को रेजिस्टेंस, यानी इस एम्बिगुअस कैटेगरी के अंदर घुस के अगर आप मुझे आगे बात निकल बताएं, अगर ये साबित कर दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर ये मर्द है, आप मुझे खुद बताएं, ख्वाजा सिरा असल में मर्द है, इनको सिर्फ फीमेल की फीलिंग आती है, दे वांट टू बी लाइक अ फीमेल। अगर ये वजाहत कर दी जाए, कौन इनको अहमियत देगा? लोग तो इनको कहेंगे भाई कैसा, लोग तो इनके खिलाफ हो जाएंगे, है कि नहीं है? ये कभी डिफाइन नहीं करेंगे। इनको पूछें कि कौन होता है ख्वाजा सिरा। यही मसला है, और यही हमारा असल में आज के सेशन का हमारा मकसद ये था आपस में कि हम टर्म्स को डिफाइन करें, लोगों को पता, अच्छा यार ये बंदा है तो ये असल में मर्द होता है, ये इस तरह करता है, ठीक है। ये हिजड़े से मुराद ये है, जो ये इस तरह टर्म्स बहुत ज़्यादा है, खुसरा, हिजड़ा, सूफिज्म के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है कि उसकी वजह ये है असल में ना, मसला ये कि हमारी पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ना, जी, हमारे मुगलिया दौर से लेके ना, वहाँ पे सूफीज़म बहुत ज़्यादा इंक्लूड था, और उस पर बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको उनके अंदर मिल जाती हैं। ऐसे लोगों के, मैं आगे वही सूफीज़म के बारे में भी दो राय मौजूद होती हैं। एक सूफीज़म वो है जो कि एहसान के माने में है, नेकी के माने में अच्छे, और एक टिपिकल सूफीज़म जिसमें कहते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, बुराइयाँ भी आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके यहाँ ये सारी चीज़ें वो करते थे, एंड दे हैड जस्टिफिकेशन। उस सूफीज़म के अंदर तो आपको पता है ड्रग्स भी, हशीश, ये भंग, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं आपको? ये भी सूफीज़म के नाम पे सेल की जाती हैं, ऐसा है कि नहीं है? हालांकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है। तो उसी के अंदर ये वाली सारी चीज़ें, उसमें अल्लाह माफ़ करे, ये जो बच्चों के साथ जो मामलात किए जाते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर जस्टिफाई की जाती हैं। तो उसके अंदर जब वो सारी चीज़ें जस्टिफाई की जा सकती हैं जिसके बारे में इस्लाम की दूसरी राय नहीं है, तो इन चीज़ों को जस्टिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए। एंड दैट्स व्हाई दे गिव एग्जांपल। वो कहते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन ये है, तो हम कहते हैं माजरत के साथ आपकी ट्रेडिशन कल्चर हो भी, अगर मुगलिया दौर ने ये किया है, मिसाल के तौर पर मुग़लों ने किया है, वो कहते हैं आपके मुग़ल ने एक काम मुग़लों ने किया है, मुसलमान हुक्मरान थे, हम कहते हैं गलत किया है, अगर किया भी हम कौन सा उनको सही मानते हैं? अच्छा, मैं सॉरी एक बात एडिशनल कहता हूँ। देखें, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ काम कर रही हैं, ये पेपर उनको भी लगता है, उनके नाम छुपा के बात करता है ये वाला पेपर, ठीक है। ये पाकिस्तान क्वेयर ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा ये अपने इनके मिशन स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट्स क्या हैं?
कि दिस कम्युनिटी, एक नहीं कई ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में सन 2009 से ऑपरेट कर रही है, ठीक है। उनका मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सपोर्ट, इन्फॉर्म एंड एम्पावर द पाकिस्तानी LGBT क्वेयर कम्युनिटी टू एडवोकेट फॉर इट्स ओन राइट्स, ऑटोनॉमी एंड स्ट्राइव टू इरेडिकेट होमोफोबिया एंड ट्रांसफोबिया फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी एंड क्रिएट कम्युनिटी इन फेलो फीडिंग, ठीक है। ये इनका मिशन स्टेटमेंट है। और फिर आगे बताया हुआ है कि इनको फिर उन्होंने गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करवाया। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड किसने करवाया कि इसने कहा कि द रजिस्टर्ड एज अ ब्रॉड बेस्ड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मेंट टू सर्व मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मतलब ये बात लिखी है कि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है। बस इस स्टेटमेंट के साथ ऑफिशियली गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। और बाकायदा लिखा हुआ है कि इट वाज द ब्रॉड फोकस दैट इनेबल्ड द ग्रुप टू सेफली एंड सक्सेसफुली पास द अप्रूवल प्रोसेस एंड बिकम अ रिकग्नाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक नहीं है, मल्टीपल है, ठीक है। अब जैसे एक अगला है कि प्रोजेक्ट ऑन वायलेंस एक्सपीरियंस बाय लेस्बियन एंड बायसेक्सुअल सिसजेंडर वुमेन एंड ट्रांस वुमेन इन पाकिस्तान, दूसरी एक ये है, ठीक है। इनके इंटरनली मिशन स्टेटमेंट्स खुल के लिखे हुए हैं कि हम होमोसेक्सुअलिटी उसको प्रमोट, उसके अगेंस्ट जो होमोफोबिया है उनके खिलाफ जो चीज़ें हम उनके खिलाफ करें, और इसके अंदर वो ट्रांस के नाम पे, किसी और के नाम पे, इसके अंदर ये बीच में मिक्स हुई हुई है, ठीक है। एम्बिग्यूटी इतनी फैल गई कि आई वाज टॉकिंग टू अ लॉयर लास्ट वीक, और लॉयर कह रहा था कि ये सिर्फ उनके लिए है जो घुस रहे हैं। ऐसे ही लॉयर आई वाज लाइक उसके अंदर जिस असलम खाकी जो बंदा है जिसने एक्चुअली सबसे पहले पिटिशन दायर की थी, जो असलम खाकी वर्सेस SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी केस हुआ था, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान में 2009 में थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज किया गया था। और आपके नादरा के कार्ड के अंदर सबसे पहले था मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर की ऑप्शन आ गई थी, उसको उन्होंने फर्दर कैटेगराइज किया था। तो 2009 में जब ये काम किया गया था ना, तो वो उस टाइम भी जो है जिस बंदे ने एक्चुअली ये किया है, उस बंदे को खुद नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं। उससे बाद में इसी के अंदर इंटरव्यू मौजूद है, उसने इंटरव्यू किया जाके, उसने कहा बताया, उसने कहा मैं तो ये समझता था, मैंने तो इस तरह करके किया था। ये तो कहानियाँ बिल्कुल, असल में वही मेरी बात है कि शरीयत, देखें शरीयत क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि तरक्तु फीकुम महज्जतन बैदा लैलुहा कनहारिहा। आपने फरमाया था कि बेसिकली ये जो मैं तुम्हारी तरफ दीन छोड़ के जा रहा हूँ ना, ये एक सफ़ेद रस्ते की तरह, और ये इतना रोशन और इतना वाज़ेह है कि लैलुहा कनहारिहा, इसका रात इसके दिन की तरह रोशन है, इतना वाज़ेह आपका दीन है। आपके सामने देखें, मैंने आपको बताया, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, शरीयत के अंदर खुनसा सिर्फ वो बंदा है जिसका ये मसला है। इसके अलावा जो दूसरी एबनॉर्मलिटीज इंटरसेक्स के अंदर आपने बयान की है ना, वो सारी शरीयत उसको खुनसा मानती है। इनको कहा गया है खुनसा नहीं है, ये तो नॉर्मल मर्द और औरत है, इनको कहें नॉर्मल मर्दों और औरतों की तरह जाके काम करें। शरीयत इनको एक्सक्लूसिविटी किस बेसिस पे देती? कोई एक्सक्लूसिविटी है ही नहीं शरीयत के अंदर, किसी की कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है। एक्सक्लूसिविटी वहां पे आती है जहां पे काम है। यानी ये सारी डिस्कशन इस बहस पे कि आपने काम क्या करना है, आपने मर्द की तरह एक्ट करना है या औरत की तरह, कोई एक्सक्लूसिव राइट्स कहीं भी नहीं मिले। तो ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर राइट्स दे रहे हैं, कौन से राइट्स हैं? कोई मर्द और औरतों के अलावा कोई थर्ड राइट्स आपने देने हैं, वो कौन से राइट्स देने हैं आपने हमदर्दी करने के अलावा? तो फिर तो इसका मतलब है कि जितनी भी दुनिया के अंदर लोग माजूर हैं या नॉर्मलिटीज हैं, उन सबको राइट्स दें, आप उनके लिए सारों भी एक्ट्स बनाएं, ठीक है। तो इसमें हाँ जी, मैं एक देखें सारा मसला आइडेंटिटी का वही जो है। देखें आपको पहले वो कहते हैं कि गे एक्सेप्ट करें, आइडेंटिटी एक्सेप्ट करें, और फिर जब आपने आइडेंटिटी एक बुरा एक सिन को एज आइडेंटिटी एक्सपेक्ट किया, आप इमेजिन करें कि चोरी को एक्सेप्ट करें एज आइडेंटिटी, ठीक है, चोर राइट्स, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो है ना इसके ऊपर एक्ट पास करें। आप समझ रहे हैं ना बात को? गे एक बुरी वो सिन है, गलौनी हरकत है, उसको आइडेंटिटी पहले बनाना, अपना मतलब यानी आइडेंटिटी बनाना और पहचान बनाना, और फिर बाद में कहना कि हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ताहम हमें राइट्स दिए जाए। आप समझ रहे हैं बात को? ये है कन्फ्यूजन सारी की सारी। और आप ये देखें कि कौम लूत की भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मिसाल दी ना, इसी तरह से उनको आइडेंटिटी मिली। कहाँ से आती है? कौम लूत है जो ये काम कर रहे थे, ठीक है ना। वहुम फी सकरतिन लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अल्लाह ताला कहते हैं कि तेरी उम्र की कसम कि वो अपनी इस गंदगी के अंदर अंधे और पागल हुए थे, लिटरली, यानी दे वर इंटॉक्सिकेटेड इन दैट। इतना बुरा हाल था, ये मरे हुए भागते फिर रहे थे पागलों की तरह इस गंद के अंदर। यानी आप इमेजिन करें कि फरिश्ते आए मर्द लड़कों की शक्ल में, तो पूरी कौम दरवाजे पे पहुंच गई, यानी ये उनकी हालात थी, यानी इतने गंदे थे, लेकिन अल्लाह ने उनको कोई आइडेंटिटी नहीं दी।
ये तो हम तो आज उनको घेस कहते हैं, हमारा दीन तो कहता है कौम अमल कौम लूत, हम भी कहते हैं ये कौम लूत का अमल है, ये करते हैं। तो इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है शरीयत में, किसी बंदे को उसकी फीलिंग्स की बुनियाद पे कोई आइडेंटिटी नहीं दी गई। इंटरसेक्स भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये नॉर्मेलिटी है। खुनसा को शरीयत, मैंने आपको बताया उलमा के एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स हैं, वो कहते हैं खुनसा जो है वो असल में मर्द और औरत है। खुनसा को भी एक कंडीशन है, आपने अल्टीमेटली किसी एक ना एक बॉक्स में डालना है, वो आप डाल दें, वो आपके पास मेडिकल रीजंस हैं। और आजकल तो उलमा यहाँ तक यानी बकायदा उलमा कहते हैं, और मेडिकल साइंस की इम्प्रूवमेंट की वजह से अगर आपके पास खुनसा मुश्किल का एक मसला था कि जी वो आप उस ज़माने के अंदर आपके पास मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव नहीं थी, तो उनके पास कुछ पैरामीटर्स थे जो उस दौर के थे कि आप इसके मुताबिक एसेस कर लें। अब तो वो मसला भी हल हो गया, आप मेडिकली आप उसके पता नहीं बहुत टेस्ट करवा सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। बचपन में भी अगर आप देखते हैं कि डिटरमिन कर लेते हैं कि इस बच्चे की इंक्लिनेशन मेल की तरफ है, आप उसको उस तरह कर लें एंड देन ही हैज़ टू फॉलो दैट। बात ख़त्म हो गई। अब तो बल्कि खुनसा मुश्किल वाला मसला भी बहुत ज़्यादा हल हो गया। तो शरीयत के अंदर ये बहसें निकालना और खुनसा मुश्किल और ये वाली मामलात करना, ये भी शरीयत के अंदर इनको कभी इस तरह डिस्कस ही नहीं किया गया जिस तरह हम डिस्कस करते हैं। फिर बीच में कभी सूफीज़म ले जाएं, वो ले आएँ, ये सारी जो है ना फिर ये अटकली हैं। जेंडर बाइनरी बताया नहीं गया हमारे इस्लाम में, ये उससे रिलेटेड है कि इस्लाम में जेंडर बाइनरी मैंने आपको कुरान मजीद में वल्लज़ी खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा 10 कि मैं कहता हूँ इतनी जगहों पे कि अल्लाह ने तुम्हें पेयर्स की तरह मर्द और औरत की तरह मर्द और औरत के पेयर्स के अंदर पैदा किया है, एक नहीं 20 जगह पे, और अहादीस भरी पड़ी हैं बार बार, ठीक है ना। जेंडर बाइनरी अल्लाह ने क्रिएट ही जेंडर बाइनरी में किया, इसके अलावा तीसरी राय नहीं है। अच्छा, कुरान के अंदर जो आयत आती जी। है कि हम जिसको चाहते हैं मर्द अता करते हैं, जिसको चाहते हैं औरतें, और जिसको चाहते हैं दोनों अता करते हैं, तो ये इंडिविजुअल पर्सन की बात है, इंटरसेक्स है, ट्रांसजेंडर नहीं, दोनों से मुराद ये है कि मर्द और औरत इकट्ठे भी यानी पेयर अता कर देते हैं ना। यहाँ पे इंटरसेक्स को कोई इंटरप्रिटेशन ना इस तरह की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, उलमा ने वजाहत की है। दोनों का मतलब ये या लड़का या लड़की, या दोनों अता कर, यानी एक बंदा जिसको अल्लाह ने सिर्फ लड़का अता किए हैं, लड़के अता किए हैं, एक है जिसको सिर्फ लड़कियां अता की हैं, और इसको लड़के लड़कियां इकट्ठी अता की हैं, जो कॉमन है, और किसी को कुछ नहीं था ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल बिल्कुल क्लियर सेग्रीगेशन मौजूद है, ठीक है ना। तो वो आपको मैंने बताया, इसीलिए कुरान ने एक्सप्लिसिट यानी देखा ना, जैसे वो आयत थी ना, जैसे वो इब्ने खुदामा की भी मैंने आपको मिसाल दी, वो आयत इतनी वाज़ेह है अपने मानी के अंदर कि उसमें आपकी तावील की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। और तो ये सारी बातें हमारे, अगर इस तरह की बातें होती तो हमारी शरीयत के अंदर अब तक उलमा कोई बहस करते, कोई बहस नहीं की। और ये 1400 ईयर्स का एक मुजमाल है मसला, और ये उन मसलों में से, हमारी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये उन मसाइल में से है जिसमें हमारी शरीयत के अंदर इख्तलाफ बहुत कम है। वरना आपको अक्सर स्कूल ऑफ थॉट के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाते हैं, इसमें तो इख्तलाफात आपको बहुत कम मिलते हैं। तो इसमें तो दूसरी बहस ही नहीं है, और अहादीस में इससे भी ज़्यादा क्लैरिटी मौजूद है। अच्छा, अब जब खुलसा की बात होती है, उसको यानी उसमें स्टडी किया जाता है कि मेल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है या फीमेल की तरफ ज़्यादा है, तो वहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उलमा खुद यानी यूज़ करते हैं। उसका बहस ही नहीं है ना, सेक्स है। देखिए सेक्स की बहस होती है, सारी डिस्कशन आइडेंटिफाइड नहीं ना, वो इक्वल है फॉर एग्जांपल। इक्वल हो ही नहीं सकता ना, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन बींग्स में इक्वल पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता है कि अनरिकग्नाइज्ड है, अभी कुछ देर बाद पता चला है, जब तक, हाँ ये उलमा ने बहस की हुई है कि जब तक अनरिकग्नाइज्ड है तब तक क्या करें। जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन, उलमा कहते हैं तब तक उसको कोई आइडेंटिटी ना दें। और उसका एक्सप्रेशन जो है यानी वो जिस तरह से इजहार कर रहा है, वो बच्चा है ना, कुछ देर बाद वो डेवलप हो जाएगा। होता ये था कि कुछ देर के बाद ना, जैसे मिसाल के तौर पे होता ये था उस दौर में मैं बात कर रहा हूँ, आजकल तो ये मसला ही नहीं है। पहली बात, आजकल तो आप फ़ौरन कर सकते हैं मेडिकली। आप उस दौर में होता ये था कि पता नहीं होता था, फिजिकल फीचर्स होते थे, तो उलमा ने ना कुछ निशानियाँ रखी हुई थी कि अच्छा अगर ये निशानी आ जाए ना, नज़र आ जाए, या ये निशानी नज़र आ जाए, या ये निशानी, तो इस तरह आप इसको कैटेगराइज करें। अब आप कैरियोटाइप एनालिसिस करें, अब आप कैरियोटाइप एनालिसिस कर दें, बात ही खत्म हो जाती है आपकी। तो वो अब बहस ही खत्म हो गई सारी। देखिए मैं वाइद करने लगा था, वअन्नहु सूरा नजम की, वअन्नहु खलक़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया जोड़ों की शक्ल में, और जोड़े कौन से जगह, जोड़े की भी वजाहत कर दी, अज़्ज़कर वल उन्सा, मर्द और औरत, बहस ही खत्म हो। फिर कुरान मजीद की वख़लक़नाकुम अज़वाजा, फिर उसके बाद वल्लाहु ख़लक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा, भरी पड़ी है कुरान मजीद के। पेयर्स, अज़वाज कहते हैं पेयर को है, बाइनरी पेयर को कहते हैं थ्रू आउट, ये नहीं आपको, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ने यहाँ तक की है कि अल्लाह ने हर चीज़, सूरह यासीन के अंदर हर चीज़ को अल्लाह ने पेयर पे पैदा किया है। यानी देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्रिएशन जिसको अल्लाह ने पेयर के बगैर पैदा किया है। और यहाँ पे एक बार एक सूफी स्कॉलर ही हैं, उनका कहना ये था कि बार उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने कहा कि हर चीज़ जेंडर बाइनरी के अंदर है, बाउंड है, सिवाय एक ज़ात के, वो अल्लाह ताला की ज़ात है।
कि उसका कोई बाइनरी नहीं है, यानी दैट डज नॉट फॉलो द बाइनरी सिस्टम। तो मतलब कहने का मतलब है तो इसीलिए यू कैन नॉट एक्चुअली। हाँ, मैं बस एक चीज़ ऐड करने वाला था, ये बाइनरी वाला इशू जो है ना वो मेडिकल में भी आने लगा है, ठीक है। वेस्ट के अंदर एक और टर्म होता है जिसे कहते हैं बाई मॉडल। बाई मॉडल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक चार्ट बना दिया और उन्होंने कहा कि ये एक यानी इस तरह का कर्व है और उसके अंदर कहीं पर भी बंदा फॉल, इधर मेल लिखा हुआ है इधर फीमेल लिखा हुआ है और कहीं पर भी आप फॉल कर सकते हैं। इसको कहते हैं बाई मॉडल मेथड। और वो कुछ मेडिकल टर्म्स और ये वो चीज़ें ना उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल टर्म है वो बाइनरी है, ठीक है। ये दो डिफरेंट चार्ट्स हैं, ठीक है, जिनके दरमियान में एक कॉन्फ्लेशन है जिसे इंटरसेक्स कहेंगे और बाकी मेल है और एक पूरा फीमेल है और उसके अंदर आगे पीछे टर्म होती है, ठीक है। ये भी मैं क्लैरिटी देना चाह रहा था यहाँ पर। और क्या था एक पॉइंट आपका, यानी वो कहते थे कि Question मेल और फीमेल जो है ना ये एक स्पेक्ट्रम है पूरा, ठीक है ना, यानी मेल और फीमेल की इंतहाएं जो है ना, दो इंतहाएं हैं, दरमियान में किसी जगह भी एक बंदा फॉल कर लेता है। उसकी वो मिसाल देते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ लोग फीमेल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, मर्द ही होते हैं कुछ ऐसे, तो वो इस तरह करके ना वो इसको करते हैं। हालांकि ऐसे नहीं है, मेल फीमेल दोनों अलहदा हैं, इनके अंदर कुछ मेल ज़्यादा है कुछ कम है, यानी वॉल्यूम का फ़र्क है किस्म का, आप कह सकते हैं इंटेंसिटी का फ़र्क है, लेकिन वो विद इन दैट ग्रुप फ़र्क है। यानी मैस्कुलिनिटी इटसेल्फ एक पूरा ग्रुप है, फेमिनिटी एक अलग ग्रुप है, उसके अंदर वेरिएशंस हैं। ये नहीं कि मेल और फीमेल के दरमियान कुछ वेरिएशन है, ये कहना चाह रहे हैं वो। अगर चार्ट के जरिए आपको ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। अच्छा, एनिमल्स के हवाले से भी कहा जाता है कि एनिमल्स जो है ये भी ट्रांसजेंडर कुछ होते हैं। एनिमल अच्छा हाँ सॉरी, इसमें मैं क्लैरिटी दे दूँ। पेयर्स की जो बात की है ना उसमें भी मैं बायो में आप लोग कहेंगे कि फॉर एग्जांपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो है वो पहले किसी ना किसी लेवल पर पेयर फॉर्म करती है, ठीक है। आपके फॉर एग्जांपल सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल भी पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है जो कि हेल्प करता है इस डिवाइड को पैदा करने में। अगर आपका डीएनए भी है वो जब तक अपनी रेप्लिकेशन या कॉपी या पेयर नहीं फॉर्म करेगा तब तक वो रेप्लिकेट नहीं होता। पेयर हर लेवल पर मौजूद होता है, ठीक है ना। जाइगोट तो सिर्फ सेक्सुअल उसमें आता है, लेकिन मैं ए सेक्सुअल सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। इवन ए सेक्सुअल सिस्टम्स के अंदर पेयर बनते हैं, ये मैं कहना चाह रहा था। और उसके अलावा भी आप फिज़िक्स के अंदर जितना भी मैटर है उसका एंटी मैटर है, एंटी पार्टिकल भी मौजूद है। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल मौजूद है। तो ये चीज़ें हमारे वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी, वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। हमने हर चीज़ को जोड़ों में पैदा किया। वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी, हर चीज़ को हमने किसमें पैदा किया? जोड़ों की शक्ल में। इससे वजाहत क्या बात हो सकती है? यानी यहाँ पे मर्द और औरत की बहस खत्म हो चुकी है यार। इस्लाम तो कहता है मैं तो इसकी बात करता हूँ, तुम तो इसकी बातें कर रहे हो ना सिर्फ इंसानों पे। हाँ, हर चीज़ मैटर एंटी मैटर है, सब कुछ है आपकी हर चीज़ में भी, यानी एक पेयर मौजूद है आपके पास। और इसका यानी वो आपको शायद वो यानी वो जो बर्ल वो एक पूरा चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग चीज़ है। यिंग यांग वाला भी कॉन्सेप्ट है ना कि एवरीथिंग हैज़ एन अपोजिंग, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से वो यानी ईवल और उस ईवल और खुदा के भी अगेंस्ट ईवल को ले आते हैं, वो एक अलग बहस है। बात कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वमिन कुल्ली शैइन खलकना, इससे बेहतर इससे वजाहत बात तो हम कहते हैं तुम तो इंसानों पे रो रहे हो, तो कुरान तो ये आर्ग्यू कर रहा है कि हर चीज़ को वो तो यानी, और यहाँ तक उलमा ने वाज़ेह की है, उन्होंने क्या कि मिसाल के तौर पे रात के साथ दिन यानी सूरज के साथ चांद है, मतलब हर चीज़ का पेड़ कोई ना कोई अल्लाह ने बनाया हुआ है। नथिंग इज़ विदाउट अ पेड़। सिर्फ एक ज़ात है, हुआ अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, उसके अलावा उसका कोई पेड़ नहीं।